स्टार्ट हो गई सर जी रिकॉर्डिंग। ठीक तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला टॉपिक है, इसका जो न्यूमेरिकल पेंडिंग था उसमें कल मैंने जाते हुए जो है फॉर्मूला बता के गया था कि जो बल्क मॉडुलस हम फाइंड करते हैं, बल्क मॉडुलस को एक तो के से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडली बल्क मॉडुलस को वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ईवी। ठीक है, या तो ईवी से रिप्रेजेंट करो या के से रिप्रेजेंट करो, दोनों नोटेशन यूज होते हैं। तो जो फॉर्मूला था वो था ईवी इज इक्वल टू आर के इज इक्वल टू माइनस dp mean differential change in pressure on the object divided by dv था differential change in volume of the object divided by v नॉट लिखो, v लिखो, v1 लिखो, अपना नाम लिखो, कोई मसला नहीं। बस ये पता होना चाहिए जो चीज़ के डिनोमिनेटर में आ रही है उसका मतलब है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो v1 v और v नॉट, ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये एक फार्मूला यूज होना है न्यूमेरिकल में, सिंपल सा फार्मूला है। तो इसको स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि एक एट अ डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर इन द ओशन, ये कोई ओशन है 8 किलोमीटर जो डेप्थ, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कहते हैं प्रेशर इज 81.8 मेगा पास्कल। पहली बात ये कि जो यूनिट गिवन है वो एसआई यूनिट गिवन है। मेगा मीन 10 पावर 6, पास्कल मीन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे पता चल गया, मैंने पहले बताया था यूनिट्स देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। यहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि एसआई यूनिट चल रही है, तो अब मैंने जो भी पैरामीटर एज्यूम करने हैं, अगर गिवन नहीं है, लाइक डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मैंने लेनी है या कोई स्पेसिफिक वेट लेना है वाटर का, तो वो मैं अब एसआई यूनिट वाला लूँगा। वैल्यू ऑफ जी मैंने अगर यहाँ पे पुट करनी है तो वो मैं वैल्यू ऑफ जी 9.81 लूँगा इंस्टेड ऑफ 32.2। क्यों? क्योंकि एसआई यूनिट में डेटा गिवन है। अच्छा खैर, जो प्रेशर गिवन है एट डेप्थ ऑफ 8 मीटर वो है 81.8। डीप डाउन जितना नीचे जाते जाओगे ना, जो वाटर की डेप्थ नीचे की तरफ आप इंक्रीज करते जाओगे, आपका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। खैर एट द डेप्थ 8 किलोमीटर जो प्रेशर है वो है 81.8 मेगा पास्कल। assume that the specific weight of sea water at the surface is 10.05। अब दो पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट है ये सरफेस पॉइंट जिसको उसने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, उसने कहा जो 1 पॉइंट है वो सरफेस पॉइंट है, और एट द डेप्थ 2 किलोमीटर जो पॉइंट है वो उसको उसने 0.2 के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब नोटेशन अलग अलग होगी, 0.1 फॉर सरफेस एंड 0.2 एट द डेप्थ 8 किलोमीटर। स्पेसिफिक वेट है सी वाटर का वो ये गिवन है सरफेस पे। स्पेसिफिक वेट में बता चुका हूँ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो अभी नए हो यूसफ है या कोई और भी है वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन की भी ये चीज़। तो स्पेसिफिक वेट जो है वो है 10.04 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द एवरेज वॉल्यूम मॉडुलस। अब ये क्या है जी, मैंने कल बताया था कि बल्क मॉडुलस इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या चीज़ गिवन है? ये बल्क मॉडुलस गिवन है, यानी ई वी और के की वैल्यू गिवन है। मैं ई वी की बात करता हूँ यहाँ पे, मैं के नहीं, मैं ई वी से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मुझे ये ई वी गिवन है। एक्सक्यूज मी सर, एक ठीक है, ई क्वेश्चन वी है की सर। वैल्यू जो मुझे गिवन है वो है 2.34 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर दैट प्रेशर रेंज। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? फाइंड सबसे तीन इसमें पैरामीटर्स हैं जो फाइंड करने हैं। पहला पैरामीटर है व्हाट विल बी द चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम बताना है, यानी कि पहली बात तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। ये तो हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम बताना है मैंने, यानी डेल्टा वी बताना है कि बिटवीन सरफेस एंड डेप्थ वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा वी बताना है। वो जो फार्मूला था ना, ई वी इज इक्वल टू माइनस डी पी डिवाइडेड बाय डेल डी वी, वी डिवाइडेड बाय डी वी। ठीक है, उस फार्मूला में ये डी वी डिवाइडेड बाय वी, ये जो डी वी है ये चीज़ बतानी है, डी वी और डेल्टा वी। डिफरेंशियल मीन अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। ठीक है, डी तब यूज़ करते हैं हम डिफरेंशियल का साइन, या डेल्टा आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने बेसिकली फर्स्ट पार्ट में डी वी की वैल्यू बतानी है, सिंपल वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो फार्मूला मैंने यहाँ पे
ये मैंने पार्ट 1 में डेल्टा वी फाइंड करना है। तो क्योंकि ई जो था वो इक्वल था माइनस डी पी डिवाइडेड बाय डी वी या डेल्टा वी, कंफ्यूज नहीं होना, इसको डेल्टा वी लिख लो या डी वी लिख लो, डिवाइडेड बाय वी नॉट वी वन जो भी है, ये इनिशियल उसका वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का। मुझे ये चीज़ बतानी है तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं जो ई वी है वी नॉट उधर चला गया, अगर मैं इसको पेन की दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये बन जाएगी ई वी डिवाइडेड बाय वी वन इज इक्वल टू, ये जो था माइनस डी पी डिवाइडेड बाय डी वी। ठीक है, ये वी नॉट को मैं दूसरी इक्वेशन की साइड पे ले गया, क्योंकि वी नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर वो इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने निकालना क्या है, मैंने जो फाइंड करना है वो डेल्टा वी फाइंड करना है। ये इधर ले आओ, ये सारा पैरामीटर उस साइड पे ले जाओ, तो फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी, वो मैं लिख देता हूँ। सिंपल है, आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को जो है ना वो एक पैरामीटर को जिसको फाइंड करना है उसको इक्वेशन की एक साइड पे रखना है और बाकी पैरामीटर्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पे रखना है। तो फाइनल फॉर्म जो बनेगी वो ये बनेगी, डेल्टा वी जो है यानी डी पी या डेल्टा वी वो इक्वल आएगा वी वन माइनस ये डी वी है डी पी डिवाइडेड बाय ई वी। ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी, ये जो यहाँ पे यूज होगी। अब उस इक्वेशन में v1 है, v1 क्या था, वो v1 था बेसिकली इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। v1 कैसे निकालूंगा, जो फार्मूला बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इन रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, तो v1 निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, क्योंकि रेसिप्रोकल है उसका। तो इसके बाद dp क्या है, dp इज डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर, तो वो क्या होगा आपका, जो प्रेशर डेप्थ पे है माइनस एट प्रेशर सरफेस, डिवाइडेड बाय ev क्या है, ev इज द वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सिंपल आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो है वो फाइंड किया कि आपकी जो इक्वेशन थी उसमें v1 यूज हो रहा था, वो v1 आपने जो फाइंड किया वो आपने सिंपल यही फार्मूला लगाया, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, v1 मीन इनिशियल। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक वेट गिवन है क्वेश्चन में, डेंसिटी है नहीं, तो आपको एक और फार्मूला भी पता है कि गैमा इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपल आपने रो की जगह रिप्लेस कर दिया, रो अगर यहाँ से मैं निकालूँ डेंसिटी निकालूँ तो क्या बनेगी, गैमा डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाई गैमा। ठीक है, तो ये बेसिकली वो वही पास फार्मूला जो यूज़ किया उससे आपने ये निकाल दिया। तो आपने जब ये जी डिवाइडेड बाई गैमा 1 की फॉर्म में इसको लिखा तो वैल्यू ऑफ जी 9.81 लूँगा, क्योंकि यूनिट है सही, डिवाइडेड बाई गैमा, तो गैमा की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है ये 10.05 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब 10.05 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो किलो को मैं इसको लिख सकता हूँ 10.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, इन किलोमीटर, इसको किलो को अगर मैं हटाता हूँ तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ ये बन जाएगा 10050। ठीक है, 10050 ये बन गया, ये चीज 10050। सो ये था 10.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, तो जब उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया तो ये चीज़ आ गई। जब इसको डिवाइड किया तो v1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.0000976 मीटर क्यूब पर केजी।
अब ये V1 जो है वो जो फार्मूला था हमारा चेंज इन वॉल्यूम निकालने के लिए, जो भी मैंने इसको ड्राइव किया कि किस तरह इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेके जाओ, वो जो पैरामीटर बचेंगे, तो एंड पे यही बचता था कि डेल्टा V इक्वल टू V1, V1 क्या है, ये V1, इस V1 को मैंने यहाँ इस फार्मूला में पुट कर दिया, V1 इनटू dP, dP क्या था, चेंज इन प्रेशर, यानी P2 माइनस P1, ठीक है। P2 मेरा वो पॉइंट था एट द डेप्थ 8 मीटर, ये P2 था मेरा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है 81.8, ठीक है। तो 81.8 मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया 81.8, ठीक है। वो मेगा पास्कल था, तो मेगा को जब ओपन किया मल्टीप्लाई 10 पावर 6 माइनस P1 सरफेस पे प्रेशर था 0, ठीक है, माइनस कर दिया 0। इसके बाद जो फार्मूला था उसके नीचे था डिवाइडेड बाय डेल्टा V, सॉरी EV, डेल्टा V निकाल रहे हैं, EV क्या था, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो ये गिवन, ये 2.34 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसकी जगह वो पुट कर दिया है। जब ये सॉल्व किया सिमल्टेनियसली, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में जो मुझसे उसने पूछा था चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया 34.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब पर केजी। अब सेकंड पार्ट में वो मुझसे बेसिकली पूछता है व्हाट विल बी द स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ एट दैट डेप्थ, इस डेप्थ, यानी कि V2 बताओ। पहले वो यहाँ पे पूछ रहा था इस इंटरफेस पे बिटवीन द सरफेस, ठीक है, इसके दरमियान। अब वो पूछ रहा है इस डेप्थ पे बताओ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। अब इस डेप्थ पे सिंपल क्या होगी, ये V2 है, ठीक है, V1 प्लस डेल्टा V, V1 क्या है, ये इसका प्लस डेल्टा V जो चेंज इन वॉल्यूम आया, क्योंकि जब मैंने बताया था कंप्रेसिबिलिटी इज चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, तो V1 में जितना चेंज आया वॉल्यूम का, पहले ये इनिशियल वॉल्यूम था V1 प्लस डेल्टा V, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर जो इसमें चेंज आया वो V2 होगा। सिंपल V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। V1 मेरे पास अभी मैंने ऊपर निकाला ये, और डेल्टा V ये है, इनको ऐड करोगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा जो था एट डेप्थ 8 फीट फ्रॉम दैट सरफेस। और एंड पे वो पूछता है व्हाट विल बी द स्पेसिफिक वेट ऑफ एट दैट डेप्थ, यानी P2 गैमा 2 निकालो। स्पेसिफिक वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से, स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एट दैट डेप्थ, यानी गैमा 2 निकालना है। तो वही फार्मूला जो हम यूज करते हैं, गैमा इज इक्वल टू रो जी। अब क्योंकि गैमा 2 निकाल रहा हूँ तो डेंसिटी 2 यूज करूंगा, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है तो उसके साथ मुझे इंडेक्स में लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो उसने क्या यूज किया, गैमा इज इक्वल टू रो जी। अब मसला ये था कि उसके पास ये वैल्यू नहीं थी रो की वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब, तो उसने क्या किया, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय क्या है, डेंसिटी रेसिप्रोकल है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो 1 डिवाइडेड बाय V, यानी उसने रो की जगह रिप्लेस कर दिया रो इज इक्वल टू 1 बाय V, तो इस जगह उसने क्या पुट कर दिया 1 डिवाइडेड बाय V। जब इसकी जगह मैं 1 डिवाइडेड बाय V पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, गैमा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय V। अब क्योंकि ये 2 है सब कुछ, 1 डिवाइडेड बाय V2 इंटू जी, ये चीज़ बन, ये यही चीज़ लिखी हुई है 1 डिवाइडेड बाय V2 इंटू जी। जब इसमें उसने जी की वैल्यू पुट की 9.81, V2 ये, क्योंकि एट दैट डेप्थ हम निकाल रहे हैं तो हमें जो वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो भी उस डेप्थ पे उस डेप्थ का यूज़ करना पड़ेगा एट दैट डेप्थ। इसको जब डिवाइड किया तो मेरे पास स्पेसिफिक वेट भी आ गया एट 8 फुट डेप्थ। सुन रहे हो सर? ये V2 Yes, की समझ sir. नहीं आई यस मुझे। सर, Yes. सुन रहे हैं। आवाज आ रही है? सर जी ये सर, V2 yes, का sir. दोबारा बताइएगा, ये B पार्ट। एक बंदा बोलो ना यार, यस सर, आ रही है आवाज। एक बंदा बोले, क्या बोल सर ये रहे B हो? पार्ट बताइएगा, B पार्ट बताइएगा, ये V2। कौन सा पार्ट? V2 सर, ये जो B निकाला आपने, पार्ट B। ठीक हो गया। देखो वो जो पहला हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाला वो इस पॉइंट पे निकाला, ठीक हो गया। V2 क्या होगा, V1 प्लस चेंज इन वॉल्यूम
इन दोनों को जब ऐड करोगे ये V1, ये यहाँ से यहाँ तक V1 प्लस जो वॉल्यूम में चेंज आया जितना भी डेल्टा V, ये फिगर विदाउट वो है, इसमें चेंज इन प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, ये इनिशियल फिगर है। जब ये V1 में वो चेंज इन प्रेशर ऐड करोगे तो आपके पास ये ओवरऑल प्रेशर आ जाएगा उस डेप्थ पे। सिंपल हमने ये किया है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम उस डेप्थ पे निकाला है, उसमें इनिशियल जो आपका चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो ऐड करवा दिया V1, जो चेंज आया है उसको ऐड कराया तो ये V2 निकल आया। यूसुफ तुम सुन रहे हो या बस वैसे ही लगे हुए हो? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। सही है, ठीक है, गुड। अच्छा, विस्कोसिटी जो है वो मैं कल बता चुका था। विस्कोसिटी का जो है अब कोई दोबारा चीज़ रह नहीं गई थी। विस्कोसिटी मैंने बताई थी कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू फ्लो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है मैंने बताया था कि जो सिंपल विस्कोसिटी है उसको डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। ये सिंपल विस्कोसिटी को डायनामिक और एब्सोल्यूट दोनों कहते हैं। फिर इसके बाद एग्जांपल्स दी थी हनी की, वेजिटेबल ऑयल है, वाटर है। इसके बाद आइडियल फ्लूइड को थोड़ा बताया था, ये फिगर एक्सप्लेन की थी। डायनामिक विस्कोसिटी पे आते हैं। अब डायनामिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना कि सिंपल विस्कोसिटी को हम डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। जो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। नोटेशन याद रखनी है, डायनामिक विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और किनेमेटिक विस्कोसिटी जो दूसरी विस्कोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, एन यू, न्यू, न्यू बोलते हैं इस सिंबल को, यूं करके लिखते हैं इसको, ठीक है। जो किनेमेटिक विस्कोसिटी है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डायनामिक यानी ये सिंबल, और जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी कहते हैं। और जो फार्मूला है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे आया है। तो जो ये फार्मूला है, टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। इसमें ये जो म्यू है ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी व्हिच इज आल्सो नोन एज डायनामिक विस्कोसिटी। इसमें जो म्यू है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसको डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। अब जो यूनिट है डायनामिक विस्कोसिटी की, वो यूनिट क्या है? अगर यही फार्मूला मैं यूज करूं, इस फार्मूले पे आऊंगा मैं, अभी जस्ट मैं यूनिट पे आ रहा हूं। म्यू, अगर ये म्यू को मैं साइड पे ले आऊं, टॉ इनटू डी बाय डिवाइडेड बाय डी यू। टॉ क्या है? टॉ इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। टॉ इज इक्वल टू स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो टॉ की यूनिट क्या होगी? टॉ की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी टॉ की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इस टॉ की जगह लिख देता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई डी वाई क्या है? डी वाई इज बेसिकली स्मॉल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है होती है मीटर, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय डी यू है वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को डील कर रहे हैं तो उसमें से किसी दो फ्लूइड लेयर्स की वेलोसिटी को अगर मैं ले लेता हूँ तो वो डी यू लिखूंगा उसको, क्योंकि डिफरेंशियल, उसका डिफरेंशियल ले रहा हूँ, स्मॉल पार्ट ऑफ दैट बिगर थिंग में वो ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर मीटर से कटा, ये सेकेंड ऊपर चला गया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यूनिट क्या बन गया? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सिंपल विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और हमें यह पता है कि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इस जो फार्मूला है ये, यानी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये जो फार्मूला है, इसमें ये जो चीज है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या होती है? पास्कल। इसकी जगह अगर मैं पास्कल लिखूंगा 7 सेकेंड, तो इसको पास्कल सेकेंड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया।
इंटरनेशनल यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट विस्कोसिटी का न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आर पास्कल सेकंड, या इसके अलावा इसको हम किलोग्राम पर मीटर सेकंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो कैसे आया? न्यूटन को ब्रेक कर लो, ठीक है। न्यूटन किसके इक्वल होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। न्यूटन की जगह ये पुट करो, बाकी पैरामीटर्स रखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मीटर जो भी चीज़ मतलब कट रही है उसको काटो, तो फाइनल जो बच जाएगा वो बच जाएगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो ये इंटरनेशनल एसआई यूनिट है विस्कोसिटी का। अगर यूएस कस्टमरी यूनिट, यूएस कस्टमरी वही यूनिट है एफपीएस। यूएस जो है कस्टमरी यूनिट्स वो फुट पाउंड सेकंड यूज करता है, ठीक है। तो ये एफपीएस यूनिट यूएस कस्टमरी यूनिट को ही कहते हैं। तो यूएस कस्टमरी यानी एफपीएस यूनिट में मैंने क्या बताया था कल कि न्यूटन को रिप्लेस कर देना है हमने पाउंड से, मीटर ठीक को है। सर फीट से। सेकंड सेकंड ही रहेगा, मीटर को फुट से, केजी को स्लग से, सिंपल। सीजीएस यूनिट वो अब ऑब्सलीट हो चुका है, मतलब अब खत्म हो चुके हैं, अब यूज नहीं करते, ठीक है। ये अब यूनिट जो है अब यूज नहीं किया जाता, अब ये पुराना हो गया, आउट ऑफ जो है ना ऑर्डर है। अब जो है हम यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम और यूएस कस्टमरी। तो सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। सीजीएस से बनता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो जो आपका सेंटीग्राम सेकेंड है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड में क्या है? पॉइज, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। पॉइज, द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज पॉइज। 1 पॉइज इज इक्वल टू ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। ये एक चीज याद रखनी है कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ये 1 पॉइज इसके इक्वल है। और दूसरा जो अगर पॉइज को पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल ये याद रख लो, 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड, क्योंकि यहाँ नीचे सेंटीमीटर आ रहा है, मीटर नहीं आ रहा। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, इस ग्राम को इस केजी में कन्वर्ट करोगे, तो एंड पे जो फाइनली रिजल्ट बचेगा वो आएगा 0.1 पास्कल सेकंड। यानी कि या तो विस्कोसिटी लिख सकते हो पॉइज में, अगर क्वेश्चन में पूछा गया पॉइज में फाइंड करो तो पॉइज में भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि पास्कल सेकंड में निकालो, पास्कल सेकंड में। तो कन्वर्जन क्या है? पॉइज से अगर वो क्वेश्चन में पॉइज में वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि आंसर पास्कल सेकंड में निकालो, तो आपने ये कन्वर्जन बहुत ये ज़रूरी है, ये कन्वर्जन करनी है कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो 1 पॉइज है वो 0.1 पास्कल सेकंड के इक्वल है, ठीक है। इस तरह सेंटी पॉइज क्या होगा कि पॉइज डिवाइडेड बाय 100, जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, ठीक है। 1 मतलब सेंटीमीटर अगर मैंने निकालना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है ना, इस तरह 1 सेंटीमीटर में 1/100 हो जाएंगे। इस तरह सेंटी पॉइज क्या होगा? 1 सेंटी पॉइज में पॉइज डिवाइडेड बाय 100 जो है ना वो उसको डिवाइड कर देंगे। तो मतलब ये कि एक पॉइज में 100 सेंटी पॉइज होते हैं। 1 पॉइज इक्वल टू 100 सेंटी पॉइज, ठीक है। 1 पॉइज इज इक्वल टू 100 सेंटी पॉइज, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। इस तरह 1 पॉइज में 100 सेंटी पॉइज होते हैं। तो जब 1 सेंटी पॉइज निकालना है तो वो पॉइज डिवाइडेड बाय 100 हो जाए। खैर वो अलग बात है। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ याद है वो ये चीज़ याद रखने वाली है कि 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड के इक्वल होता है। और पॉइज इज यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है, सेंटीग्राम सेकंड यूनिट है। और यूएस कस्टमरी यूनिट में वो है पाउंड सेकंड पर फीट स्क्वायर, स्लग पर फुट सेकंड। इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या उसको पास्कल सेकंड कह सकते हैं, या उसको किलोग्राम पर मीटर सेकंड कह सकते हैं। जो किनेमेटिक विस्कोसिटी है, किनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू डेंसिटी, यानी जो आपकी सिंपल विस्कोसिटी है उसको अगर मैं डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो वो हमारे पास आ जाती है किनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक हो गया। इसके बाद इंटरनेशनल यूनिट जो किनेमेटिक विस्कोसिटी की है
वो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वो कैसे है? वो इस तरह है कि जो ये विस्कोसिटी के भी यूनिट मैंने पीछे बताई कि किलोग्राम पर मीटर सेकंड यूनिट, जो ऐसे यूनिट है विस्कोसिटी का, सिंपल केजी पर मीटर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या है, डेंसिटी, यानी इसको डिवाइड करना है डेंसिटी से। डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, केजी से कट गया, मीटर इससे कट गया, तो यहाँ बच गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ये क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, नीचे सेकंड बचेगा, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ओके। तो ये जो है इंटरनेशनल यूनिट किनेमेटिक विस्कोसिटी की है, वो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यूएस कस्टमरी में क्या होगा, सिंपल मीटर को रिप्लेस कर दो फुट से, तो फुट स्क्वायर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट इसका इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में अक्सर दिया जाता है। सीजीएस यूनिट जो है किनेमेटिक विस्कोसिटी का, वो है स्टोक। डायनामिक विस्कोसिटी का क्या था, पॉइज। किनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या है, स्टोक। तो ये याद रखना है कि 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड। 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा ये याद रखना है कि 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। वही बात है, उसको जब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होते हैं, तो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर लोगे, तो ये चीज़ यहीं बचेगी। 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो किनेमेटिक विस्कोसिटी की ये जो सीजीएस यूनिट है वो है स्टोक। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो कन्वर्जन पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आती है तो कन्वर्जन ली जाती है, न्यूमेरिकल सिंपल नहीं लिया जाता। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्वर्जन नहीं करते। तो जो किनेमेटिक विस्कोसिटी है वो मेजर की जाती है स्टोक्स में, और जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो मेजर की जाती है पॉइज में। एंड 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड एंड 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिमिलरली सेंटी स्टोक भी वही है, स्टोक डिवाइडेड बाय 100। तो ये चीज़ जो है उसको ध्यान में रखना है कि सीजीएस यूनिट किनेमेटिक की स्टोक क्वेश्चंस है, में दिया डायनामिक होगा सर, ये पॉइज। क्वेश्चंस में दिया होगा कि भाई इसको जो आंसर है बड़ा वो सीजीएस में निकालना है या यूएस सिस्टम में या ऐसा यूनिट में, ये मेंशन किया होगा सर? मेंशन होगा। अगर मेंशन ना होना तो आपको जो डेटा में यूनिट दी जाती है ना, उसी यूनिट में आंसर निकालना होता है। लाइक अगर डेटा में मीटर और न्यूटन गिवन है तो आपने ऐसा ही यूनिट में सॉल्व करना है। अगर डेटा में पाउंड और फुट गिवन है तो आपने यूएस कस्टमरी यूनिट में सॉल्व करना है। अगर ये डेटा पे डिपेंड करता है, अदरवाइज बता दिया जाता है डेटा जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह क्रिएट की जाती है कि डेटा कुछ वैल्यूज एफपीएस में दी जाती हैं, कुछ एसआई यूनिट में दी जाती हैं, और क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीजीएस में मांगा जाता है। तो वो थोड़ा सा बात वही होती है, लेकिन ये कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो बताया जाएगा, ना बताया जाए तो जिस यूनिट में आपको गिवन होगा डेटा, उसी यूनिट में आपने आंसर निकालना है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये थी किनेमेटिक विस्कोसिटी। अब आते हैं हम और बात इससे रिलेटेड, ये याद नो सर। कि बल्क मॉडुलस होता है ना, बल्क मॉडुलस ये वाला, बल्क मॉडुलस मैक्सिमम होता है वाटर का एट 50 डिग्री। ये ध्यान में रखना, बल्क मॉडुलस इज मैक्सिमम एट 50 डिग्री। वाटर का बल्क मॉडुलस है वो इज मैक्सिमम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरी बात ये है कि जो बल्क मॉडुलस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर एट एनी टेम्परेचर। बल्क मॉडुलस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा बल्क मॉडुलस भी बढ़ेगा। और बल्क मॉडुलस जो है प्रॉपर्टी है सॉल्यूट और लिक्विड की, और ये बल्क मॉडुलस डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो बल्क मॉडुलस बढ़ता है विद द इंक्रीज प्रेशर। और ये जो चीज़ बेसिकली बताने के लिए वापस आया हूँ, बल्क मॉडुलस है वो मैक्सिमम होता है 50 डिग्री
है क्योंकि वाटर की जो मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज होती है। तो मैंने बताया था कि बल्क मॉडुलस जो है वो पीवी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्या है? क्या हो गया? आवाज यार म्यूट कर दो, ये कौन है? कि आपका अगला टॉपिक ये समझने वाला टॉपिक है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज एक मिनट बस, एक मिनट में जरा नेट इशू कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन कौन है ऑनलाइन? बिलाल मुझे ये बताओ, विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? विस्कोसिटी सर टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। क्या होती है? डिक्रीज होती है सर। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो लिक्विड है ना, लिक्विड के केस में जो खास बात ये है कि लिक्विड के केस में ऑल लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये लिक्विड के केस में ओके है, लेकिन गैसेस के केस में फिनोमेना उल्टा होता है। गैसेस के केस में जो यस सर। विस्कोसिटी वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसका रीजन ये है कि टेम्परेचर ठीक बढ़ाने है की सर। वजह से, हाँ, उसका रीजन ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स होती है एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान, वो डेवलप हो जाता है। और जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो लिक्विड के केस में फिनोमेना ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो। ये चीज याद रखिए, गैसेस के केस में आपके टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, लाइक अनलाइक लिक्विड। ठीक है, लेकिन लिक्विड में डिक्रीज करती है। ये एक चीज जो है, ये चीज याद रखिए। ओके। उसके बाद पहले वेलोसिटी प्रोफाइल को देखते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी प्रोफाइल, उसके बाद न्यूटोनियन फ्लूइड समझेंगे। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है? दैट आपका ये जो है ना, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये जो केस है, एक ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, ये आपस में प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है, लेट्स सपोज y। टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के दरमियान कितना है? y। कुछ भी ले लो, y कुछ भी हो सकता है, 5, 6 फुट, 7 फुट, स्मॉल डिस्टेंस। इस केस में जो y का डिस्टेंस है वो स्मॉल है, यानी दो जो प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट्स, दोनों प्लेट्स आपस में पैरेलल है। ठीक है, कोई एक ऐसी प्लेट, मतलब अगर पैरेलल ना होती तो क्या होती? मे भी एक प्लेट यूं होती, दूसरी इस तरह होती, या एक प्लेट इंक्लाइंड है, दूसरी जो है वो किसी 45 डिग्री पे। तो ये इस केस में जो है वो पैरेलल नहीं है। आप दोनों प्लेट्स जो है ना, प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो y है। ये फिगर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बीच में इन दोनों जो स्पेस है, प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस है उसमें फ्लूइड है। और फ्लूइड क्या है? लिक्विड, वाटर है। वाटर की बात करें, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो फ्लूइड है वो क्या है? लिक्विड। अब ये जो केस है, इस केस में जो लोअर प्लेट है ना, ये स्टेशनरी है, यानी फिक्स है। यहाँ से वाटर का मूवमेंट है, इस साइड पे पानी इस साइड से आ रहा है और एंटर हो रहा है इस तरफ। जो नीचे वाली प्लेट है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रही, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो ऊपर वाली प्लेट है वो स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रही है, यानी विद द मूवमेंट ऑफ वाटर ये प्लेट भी मूव कर रही है। और ये जो अपर प्लेट है वो विद यू वेलोसिटी। यू वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, एनी वेलोसिटी। तो नीचे वाली जो प्लेट है उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन जो ऊपर वाली प्लेट है उसकी वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी है, वो उस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी में भी
2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। तो बस ये फिगर में 3 बातें स्टार्ट में ये याद रखनी है कि जो 2 प्लेट्स हैं वो दोनों पैरेलल, और दोनों प्लेट्स का जो आपस में डिस्टेंस है यानी जो स्पेसिंग है दोनों प्लेट्स के दरमियान वो स्पेसिंग है y, और वो स्पेसिंग स्मॉल है। और जो लोअर प्लेट है वो लोअर प्लेट जो है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा विद द मूवमेंट ऑफ वाटर। जो अपर प्लेट है वो स्टेशनरी नहीं है, वो अपर प्लेट क्या कर रही है, वो ड्यू टू फोर्स ऑफ वाटर या ड्यू टू फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सम एरिया वो क्या कर रही है, मूव कर रही है विद वेलोसिटी u। अच्छा, अब अपर तो वेलोसिटी क्या होगी, नीचे 0 होगी। मैंने बताया था कि एट द बाउंड्री वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी यहाँ पे। तो नीचे तो सिंपल सी बात है कि नीचे वेलोसिटी है 0, ऊपर वेलोसिटी 0 नहीं होगी। क्यों? ऊपर जो केस है, जो फिनोमेना है उसमें ये है कि जो स्पीड है फ्लूइड लेयर की, यानी जो फ्लूइड जिस स्पीड से आ रहा है, जो फ्लूइड लेयर्स की स्पीड है वो क्या है, इस बाउंड्री के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट है, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ बाउंड्री के आइडेंटिकल है, यानी जिस वेलोसिटी के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा है बाउंड्री की जो वेलोसिटी है वो भी सेम वेलोसिटी है। तो जो रिलेटिव मूवमेंट है बाउंड्री और फ्लूइड लेयर की वो 0 है। मतलब कि रिलेटिव मूवमेंट कब होती है, गाड़ी जा रही है, ठीक है, दूसरी गाड़ी, ये गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, ये 100 पे जा रही है, तो रिलेटिवली ये गाड़ी तेज जा रही है, ये 100 पे जा रही है, इससे रिलेटिवली ये गाड़ी क्या जा रही है, तेज जा रही है। लेकिन अगर दोनों गाड़ियां 60 किलोमीटर पे जा रही हों पैरेलल, तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे कि रिलेटिव मूवमेंट दोनों के दरमियान क्या है, 0 है, कोई रिलेटिव मूवमेंट है ही नहीं। यानी रिलेटिव टू वन कार दूसरी कार इतनी स्पीड पे है, कम है या ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे जो है वाटर की स्पीड और इस अपर प्लेट की स्पीड सेम है, तो रिलेटिव मूवमेंट जो है बाउंड्री की और वाटर की जो फ्लूइड लेयर है उसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, यानी ये जो फ्लूइड लेयर है बाउंड्री पे जो फ्लूइड लेयर है वो ये बनी हुई है, दिस वन, ये वाली, ये जो ब्लू कलर में है, ठीक है, ये बाउंड्री पे फ्लूइड लेयर बनी हुई है, ये वाली, ठीक है। और ये ऊपर जो प्लेट है, ठीक है, प्लेट और ये जो फ्लूइड लेयर है वो आपस में रिलेटिवली कोई मूवमेंट नहीं है इनकी, यानी विद सेम स्पीड दोनों मूव कर रहे हैं। तो इस जगह पे कोई बाउंड्री कंडीशन अगर नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज नो स्लिप कंडीशन एट द अपर बाउंड्री। बाउंड्री कंडीशन क्या है, इस प्लेस पे कोई स्लिप कंडीशन नहीं होगी। स्लिप कंडीशन क्या होती है वो बताता हूँ। याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक प्लेट, बॉटम प्लेट स्टेशनरी है, अपर प्लेट मूव कर रही है, और जो अपर प्लेट मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी आइडेंटिकल है विद द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर ऑफ फ्लूइड, तो कौन सी कंडीशन होगी, क्या कोई कंडीशन अकर होगी, स्लिप कंडीशन अकर होगी या नहीं होगी, तो देयर इज नो स्लिप कंडीशन एट दैट केस। स्लिप कंडीशन क्या होती है, स्लिप कंडीशन अ फ्लूइड इस बेसिकली ये बता रही होती है कि अ फ्लूइड व्हिच हैव जीरो वेलोसिटी रिलेटिव टू द बाउंड्री। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी 0 हो रिलेटिव टू बाउंड्री तो उस कंडीशन को कहते हैं नो स्लिप। इस केस में क्या है अभी बताया, इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेयर है, वेलोसिटी ऑफ जो अपर प्लेट है वो आइडेंटिकल है, यानी कि रिलेटिवली दोनों की आपस में वेलोसिटी सेम है, कोई जो है डिफरेंस नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। यानी किसी भी एट अ सॉलिड बाउंड्री जो फ्लूइड है इसकी 0 वेलोसिटी होती है रिलेटिव टू दैट बाउंड्री, तो इस बाउंड्री के रिलेटिवली यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी दोनों जो है वो सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो मैंने अभी बात की, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 है ना फ्लूइड की, क्योंकि इस प्लेट स्टेशनरी है। इस जगह पे मैंने बात की जो प्लेट है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u, तो जो फ्लूइड की लेयर है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, सर जो वाटर वो की उसी के वेलोसिटी साथ होगी। अपर जो हाँ जी, नहीं जो ऊपर वो सेम इसी लगा हुआ वेलोसिटी है से मूव बार करेगी। लगा ये जो u वेलोसिटी है ना प्लेट की, मैंने कहा दोनों वेलोसिटीज आइडेंटिकल हैं, दैट्स व्हाई तो स्लिप कंडीशन अकर नहीं हो रही। स्लिप कंडीशन क्या है कि रिलेटिवली 0 वेलोसिटी है, तो अगर प्लेट u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है मतलब 5 मीटर पर सेकंड के साथ, जो फ्लूइड लेयर है वो भी किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, 5 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे फ्लूइड जो लेयर है उसकी वो वेलोसिटी भी कितनी होगी जो प्लेट की वेलोसिटी है। मतलब लेट्स सपोज प्लेट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे उस फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ दोनों पे कोई टेलर स्लिप कंडीशन पैरेलल अगर ही नहीं जाएगी होगी। ना। तो इस जगह पे क्या है, प्लेट स्टेशनरी है, बॉटम जो है लोअर बाउंड्री, ठीक है,
तो यहाँ पे जो जीरो होगी फ्लूइड वेलोसिटी एट स्टेशनरी एट बॉटम ऑफ द बॉटम प्लेट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट है वो स्टेशनरी है। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है इस ग्राफ में? इस ग्राफ अगर बल्क फ्लो होगा तो शेप जो बनेगी आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल की वो बनेगी लीनियर, ठीक है, यूं लीनियर इंक्रीज होगा। अगर बल्क फ्लो नहीं होगा, अगर बल्क फ्लो होगा तो आपकी जो वेलोसिटी की प्रोफाइल है वो पैराबोलिक बनेगी। ये फ़र्क है कि जो वेरिएशन है वेलोसिटी की वो पैराबोलिक है इन केस ऑफ बल्क फ्लो, और वेरिएशन जो है वेलोसिटी की वो लीनियर है इन केस ऑफ कि इन केस जब कोई बल्क फ्लो ना हो, यानी कि जब वेलोसिटी बल्क फ्लो ना होने का मतलब है जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब नॉर्मल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी यहाँ पे बहुत तेज़ी से वाटर फ्लो ना कर रहा हो, कोई भी फ्लूइड फ्लो ना कर रहा हो, वेलोसिटी उसकी इतनी ज़्यादा हाई ना हो, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है कि कोई नेट फ्लो ना हो फ्लूइड का, तब वेलोसिटी जो प्रोफाइल होती है वो लीनियर होती है। कब? जब वेलोसिटी इतनी ज़्यादा ना हो, और जब वेलोसिटी तेज़ होगी, ठीक है, बल्क फ्लो अकर होगा, उस सूरत में जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल है वो पैराबोलिक बनेगी यूं करके। तो वेलोसिटी प्रोफाइल बता रही है यहाँ पे, ये बता रही है कि देखो वेलोसिटी यूं बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि लोअर पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। जूं 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 ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और इधर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम, यानी यूं वेलोसिटी की प्रोफाइल ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी की प्रोफाइल है बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी की प्रोफाइल बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे पैराबोलिकली बढ़ रही है, मतलब रिलेशन है वो लीनियर नहीं है, लाइक इन बल्क फ्लो, लाइक इन दिस केस लीनियर केस, नो बल्क फ्लो केस, ठीक है। जो दूसरा केस है वो क्या है? बल्क फ्लो केस। और पहला केस कौन सा है? नो बल्क फ्लो केस। तो नो बल्क फ्लो में क्या होता है कि वेलोसिटी जो है इतनी हाई नहीं होती, इस केस में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब वेलोसिटी हाई होगी तो बल्क फ्लो होगा, बल्क फ्लो होगा तो वेलोसिटी की जो प्रोफाइल है, ये तीन बातें याद रखनी है कि वेलोसिटी जब हाई होगी तो बल्क फ्लो होगा, बल्क फ्लो होगा तो आपकी वेलोसिटी की जो प्रोफाइल है वो पैराबोलिक बनेगी। लेकिन दूसरी बात, अगर वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है और कोई बल्क फ्लो अकर नहीं हो रहा, तो अब आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर बनेगी। ये दो बातें। और दूसरी इसमें से इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर कहा जाए कि लोअर प्लेट स्टेशनरी है, अपर प्लेट मूव कर रही है, तो स्लिप कंडीशन कहाँ अकर हो सकती है और कहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। किस केस में स्लिप कंडीशन अकर होगी, किस केस में स्लिप कंडीशन अकर नहीं होगी, या ये पूछा जा सकता है कि स्लिप कंडीशन क्या चीज़ है, ठीक है। ये दो तीन बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो वेलोसिटी ये बेसिकली बताना मैंने ये था, जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है फ्लूइड की, वो या तो पैराबोलिक होती है या लीनियर होती है। लीनियर कब होती है? लीनियर तब होती है जब कोई बल्क फ्लो ना हो, जब वेलोसिटी इतनी ज़्यादा ना हो। और कर्व कब होती है? कर्व तब होती है जब बल्क फ्लो अकर हो रहा हो। ये टू द राइट मीन के इस तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो इस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इफ बल्क फ्लो अकर्स देन वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी कर्व, एंड इफ देयर इज नो बल्क फ्लो देन वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी लीनियर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें याद रखनी है। इसके बाद ये जो फार्मूला है ये इसी से सर ये हाँ जी सर ये जो जिसमें बल्क हो रही है उसमें भी तो एक स्टेशनरी और दूसरा वाला है, तो इसमें स्लिपरी नहीं वो होगा आकर, इसमें बल्क है, या सिर्फ वेलोसिटी के वो हम वो करेंगे कि एक में वेलोसिटी नहीं, कम है एक में ज़्यादा स्लिप है, इसी कंडीशन वजह से। इधर देयर इज नो स्लिप कंडीशन, सेम चीज है। यहाँ पे भी स्लिप कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन हो रही है विद द डेप्थ, वो वेरिएशन पैराबोलिक है। वेरिएशन पैराबोलिक का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे जीरो जब डेप्थ थी तो लेट्स सपोज वेलोसिटी जीरो है। जब वन डेप्थ हुई वेलोसिटी होगी 2, जब 2 हुई तो 4, जब 3 हुई तो 6। अब देखो ये लीनियरली बढ़ रहा है, यानी एक फीट डेप्थ बढ़ रही है और दो फुट क्या बढ़ रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसको कहते हैं लीनियर फ्लो। और ठीक है। यहाँ पे पैराबोलिक के केस में क्या हो रहा है? 0 1 2 3 4, यहाँ पे 0 है, जीरो पे 0 है वेलोसिटी, 1 पे लेट्स सपोज 5 है, 2 पे 13 होगी, 3 पे 19 होगी। इसको कहते हैं पैराबोलिक वेरिएशन, कि एक फुट डेप्थ बढ़ने से जो वेलोसिटी है वो लीनियरली वेरी नहीं कर रही,
वो पैराबोलिकली वेरी कर रही है। जब इसका ग्राफ बनाओगे ना आप, इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप वो जो पिछले मैंने बताया था कि जब 0 पे 0 है, 1 पे लेट्स सपोज वेलोसिटी 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 6 है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ लीनियर बनेगा। तो जो वेरिएशन है ना पैराबोलिक और इसमें लीनियर में, वो वेरिएशन का फर्क है। बाकी इन दोनों जगहों पे कंडीशन वही है कि जो टॉप प्लेट है वो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी आइडेंटिकल टू द वेलोसिटी ऑफ वाटर। इन दोनों कंडीशन में देयर इज नो स्लिप कंडीशन एट द टॉप प्लेट, एट द टॉप बाउंड्री। ठीक हो गया सर? ये स्लिप कंडीशन अकर किस टाइम होगी? क्या चीज? जब दोनों की वेलोसिटी आइडेंटिकल नहीं होगी, जब प्लेट की वेलोसिटी कम होगी या प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाटर की वेलोसिटी कम होगी, या वाटर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्लेट वाटर के मुकाबले में कम स्पीड के साथ मूव करेगा। वो गाड़ी की एग्जांपल ध्यान में रख लो ना। दोनों गाड़ियां, अगर दो कार्स हैं, दोनों विद 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हैं, तो देयर इज नो स्लिप कंडीशन, देयर इज नो डिफरेंस इन द रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब रिलेटिवली एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से वेलोसिटी क्या है? 0 है, देयर इज नो स्लिप कंडीशन। सिमिलरली इस केस में आओ, यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी जो है वो क्या है? सेम है दोनों। मतलब ये जो प्लेट है विद द वेलोसिटी ऑफ वाटर मूव कर रहा है, जिस तरह पानी जा रहा है उसी तरह ये भी जा रहा है, तो कोई टर्बुलेंस क्रिएट ही नहीं कर रहा वाटर में, यानी कि वो वाटर में कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं क्रिएट कर रहा, दोनों एक स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो दैट्स ठीक है सर, थैंक यू। आगे से बोला करो यार, पता नहीं सुनते हो नहीं सुनते हो। यस सर, यस सर, सुन रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स के बाद ना ये जो एक्सपेरिमेंट सर ये आवाज कट रही है, पता नहीं ये मेरे साथ मसला है या इसमें ये ऐप में कोई मसला हो रहा है। सबके साथ नहीं मसला सर, है भाई। सबकी कट रही है, आपकी आवाज सर कट के आ रही सबकी है। कट रही है सर जी, कट रही है। क्या नेट प्रॉब्लम आ रहा है? मसला सर आपकी आवाज थोड़ी कट के बहुत आ आ रही है सर। कि कब से हो रहा है ये पहले बताते ना अल्लाह के बंदे में। नहीं सर, ये अभी हुआ है। सर कल भी हो रहा था और आज भी कभी कभार हो जाता है, अभी भी। साहब के गांव में नेट स्लो है। चलो रिकॉर्डिंग में नहीं कटती, रिकॉर्डिंग में क्योंकि वो रिकॉर्ड यहाँ पे हो रहा होता है, तो जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उसमें टर्बुलेंसी नहीं होगी, वो स्मूथली जो है ना चल रहा होगा लेक्चर। ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, सही है, रिकॉर्डेड है, वो इशू नहीं है। आप रिकॉर्डिंग जब सुनोगे ना तो उसमें ये नहीं होता मसला, उसमें क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है जब बोल रहा हूँ, तो वो स्मूथली चल रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है अच्छा, अब मैं बता रहा था कि जो लास्ट क्लास होती है ना फ्लूइड्स की, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डेप्थ। ठीक है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे डेप्थ 0 है, यहाँ पे बॉडी है। तो अगर इन तीनों चीजों को मैं इकट्ठा करके लिखूं तो क्या बनता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AU डिवाइडेड बाय Y। ठीक हो गया। अब एरिया अगर मैं इस साइड पे ले आऊं, ये एरिया इस साइड पे ले आता हूं, मेरे पास क्या बन गया? F डिवाइडेड बाय A U डिवाइडेड बाय Y। एरिया को इस साइड पे। अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है? टॉ शीयर स्ट्रेस, टॉ कहते हैं शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। F डिवाइडेड बाय A की जगह मैंने टॉ पुट कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U डिवाइडेड बाय Y। ये बात यानी कि अगर इस पर लिखूं टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U डिवाइडेड बाय Y, ये बात। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया की जगह टॉ लिख दिया मैंने। इसके बाद ये जो आपकी फिगर है du क्या है? u देखो, u है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यानी u क्या है कि वो जो आपके फ्लूइड लेयर है उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, डिस्टेंस ग्राफ में है, यानी कि फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी। ये डिफरेंट वेलोसिटी होगी ना, इधर वेलोसिटी और होगी, इधर और होगी, सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहे हो। लेट्स सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है 2, यहाँ पे वेलोसिटी है 3,
तो अगर मैं इस लेयर की बात करूं तो इसकी u की वैल्यू क्या होगी 2, लेकिन du क्या है, du इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटी बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर। अब 2 और 3 आपस में एडजेसेंट लेयर हैं, यानी साथ हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं लेयर, तो इन दोनों का du कितना आएगा 3 माइनस 2, du कितना होगा 3 माइनस 2, यानी रिलेटिवली जो इनका डिफरेंस है वेलोसिटी का वो है 1। अगर मैं खाली वेलोसिटी की बात करूं तो जो लेयर नेक्स्ट, तो ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, तो जो आप लेयर 2 है उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, जो लेयर 3 है उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूं कि जो लेयर 2 और 3 है du क्या होगा, द वेलोसिटी जो लेयर 3 की है माइनस वेलोसिटी ऑफ लेयर 2, 3 माइनस 2, तो ये du ये है कि ये दो जो आपकी लेयर्स हैं एडजेसेंट लेयर्स, कोई भी दो एडजेसेंट लेयर, उन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस। सिमिलरली जो dy है वो क्या है, उन्हीं दो लेयर्स की का वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो दो लेयर्स हैं जिनका आप रेफरेंस ले रहे हो वेलोसिटी का, उन्हीं दो लेयर्स का वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस इन दो का, मतलब एक ये लेयर होगी, एक ये लेयर होगी, ये आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका du है, और इनका ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपका dy है। तो मैंने बताया था डिफरेंशियल हम तब लगाते हैं जब, और टोटल y होगा, टोटल जो स्पेसिंग है वो y है, dy इज द पार्ट ऑफ दैट टोटल स्पेसिंग। किसी चीज़ का जब पार्ट लोगे ना तो उसके साथ डिफरेंशियल लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये समझाने के लिए क्यों सारा समझाया कि इस चीज़ को y ओवर u ओवर y को मैं du ओवर dy भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इस ओवरऑल में से एक पार्ट ले रहा हूँ, दो लेयर्स को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैंने u डिवाइडेड बाय y को du डिवाइडेड बाय dy से रिप्लेस कर दिया। तो डिफरेंशियल मींस इन्फिनिटली स्मॉल, या फिर स्मॉल पार्ट ऑफ दैट थिंग। तो मैंने इस चीज़ को लिख दिया du डिवाइडेड बाय dy, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अब याद करो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते थे तो साथ कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते थे, ठीक है। यस यहाँ सर। पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो सर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है विस्कोसिटी, के लगता था। तो विस्कोसिटी लगाया du डिवाइडेड बाय dy, ये फार्मूला जो है बेसिकली ये यही फार्मूला है, tau इज इक्वल टू म्यू ठीक है। du डिवाइडेड बाय dy। इसमें म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, या फिर म्यू को हम क्या कहते हैं, किनेमेटिक Coefficient of विस्कोसिटी friction। और डायनामिक विस्कोसिटी और सिंपल विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ ठीक है। विस्कोसिटी। तो याद रखना है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भूल जाओगे ये चीज़ याद रखना। न्यूमेरिकल में जब भी म्यू की वैल्यू पुट करनी है तो किसकी वैल्यू पुट करनी है, किनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। डायनामिक विस्कोसिटी की अगर वैल्यू पुट की तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो म्यू जहाँ पे भी आएगा न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल में मेंशन हो कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज दिस, तो आपने क्या करना है, आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जगह जो है वो डायनामिक, यानी कि वो कौन सी विस्कोसिटी होगी, वो किनेमेटिक या डायनामिक विस्कोसिटी की होगी। ठीक हो गया? ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो du by dy है ना, ओवरऑल du by dy, ये du by dy इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको बेसिकली इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं तो इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी एट विच लेयर्स ऑफ फ्लूइड पासेस ओवर एन एडजेसेंट, कोई एक फ्लूइड की लेयर जो है वो पास कर रही है ओवर एन एडजेसेंट लेयर। देखो ना, ये जो फ्लूइड की लेयर है इट पासेस, ये वाली इट पासेस ओवर दिस फ्लूइड लेयर, ठीक है, एडजेसेंट जो लेयर्स है उनके दरमियान। तो इसको कहते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। du by dy is also known as du by dy, du by dy को रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको du by dy को शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। अगर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन को डिफाइन करना हो तो इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी एट विच वन लेयर ऑफ फ्लूइड पासेस ओवर एन एडजेसेंट लेयर, ठीक है। इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है एट विच जो वन लेयर ऑफ फ्लूइड है वो क्या कर रही है, पास कर रही है ओवर एन एडजेसेंट लेयर। देखो ना, तो दोनों एडजेसेंट लेयर के दरमियान dy जो है वो डिस्टेंस है, और दोनों एडजेसेंट लेयर जो है ना वेलोसिटी चेंज, कितना चेंज हो रहा है।
तो du by dy क्या हो गया? इट इज द चेंज लेयर ऑफ फ्लूइड विच पासिस ओवर एन एडजेसेंट लेयर। तो ये बेसिकली वेलोसिटी प्रोफाइल का सारा कॉन्सेप्ट है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? जो न्यूटोनियन फ्लूइड है वो ऐसा फ्लूइड है जिसमें विस्कोसिटी जो है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट डज नॉट चेंजेस विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। सिंपल वर्डिंग कि जो विस्कोसिटी होती है वो विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होती। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वही है, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, दिस वन, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी है इट डज नॉट चेंजेस विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। याद रखना कि अगर विस्कोसिटी चेंज ना हो विद द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, तो जब ये ऐसा केस हो तो हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है। और अगर रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के दरमियान जो है वो वेरिएशन हो, यानी कि अगर विस्कोसिटी चेंज करे विद द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, तो उस वक्त जो ग्राफ बनता है वो लीनियर नहीं बनता। तो फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे फ्लूइड जिनकी जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ स्ट्रेन के, या फिर जो मैंने बात बताई ऐसे फ्लूइड जिनकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज ना हो विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, उनको कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड की एग्जांपल है वाटर, वाटर इज द न्यूटोनियन फ्लूइड। एयर इज द न्यूटोनियन फ्लूइड। अल्कोहल इज द न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके अलावा मोटर ऑयल, ये जो चार एग्जांपल दिए हैं ये चारों कौन से फ्लूइड है? न्यूटोनियन फ्लूइड। अब दूसरे फ्लूइड की बात करता हूँ, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा? वो ऐसा फ्लूइड है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो वेरी करती है विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। अगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेरी करे तो ऐसे फ्लूइड को कहते हैं हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो एग्जांपल क्या है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की? बता चुका हूँ कल भी के जो बिंगम प्लास्टिक बात की थी, हनी, टूथपेस्ट, केचप, ब्लड, शैम्पू, ये सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। इनकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी इनकी जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है वो विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन वेरी नहीं करते। वो आगे मैं ग्राफ दिखाता हूँ, उनकी वेरिएशन जो है वो स्ट्रेट लीनियर नहीं होती। न्यूटोनियन फ्लूइड में ग्राफ बनता है लीनियर। ग्राफ किसके दरमियान है? शियर स्ट्रेस के। ग्राफ जो है वो ये शियर स्ट्रेस और शेयर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के दरमियान है। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या है कि विस्कोसिटी जो है इट डज नॉट चेंजेस विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, वो लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियर रिलेशन है आपस में। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है यानी शियर स्ट्रेस जो है, म्यू भी ले सकते हो, शियर स्ट्रेस भी ले सकते हो। यहाँ पे उसने शियर स्ट्रेस लिया तो मैं शियर स्ट्रेस की फॉर्म में बात करता हूँ कि जो शियर स्ट्रेस है वो वेरी करती है विद रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, इसलिए इसका ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक बनता है। तो यहाँ पे वेरिएशन लीनियर है और नॉन न्यूटोनियन में वेरिएशन नॉन लीनियर है। नॉन न्यूटोनियन की जो एग्जांपल है वो केचप, हनी, टूथपेस्ट वगैरह है, और जो न्यूटोनियन की एग्जांपल है वो वाटर, एयर, अल्कोहल, मोटर ऑयल है, ठीक है। और आइडियल फ्लूइड जो होता है उसमें ग्राफ इस लाइन के ऊपर आता है, इसलिए आता है क्योंकि आइडियल फ्लूइड में डिफॉर्मेशन होती ही नहीं है। आइडियल फ्लूइड में हम क्या कंसीडर करते हैं? वाटर को हम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यूटोनियन में वाटर भी लिया जाता है, लेकिन वाटर को अगर मैं आइडियल फ्लूइड अगर कंसीडर करता हूँ जो कि है, तो वाटर में ये ग्राफ बनेगा। तो जो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन है वो क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, हम कहते हैं कि वाटर जो है उसकी विस्कोसिटी जीरो है, तो इस वजह से उसकी जो रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन है उसका वो ग्राफ के ऊपर वो लाइन है। अब तो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो दो तरह के होते हैं, एक शियर थिकनिंग और एक शियर थिनिंग। फर्क क्या है? सिंपल सा फर्क है दोनों, शियर थिकनिंग और शियर थिनिंग। ये नॉन न्यूटोनियन की बात कर रहा हूँ, ये न्यूटोनियन की लाइन है, लेकिन ये जो दो लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, एक है शियर थिकनिंग फ्लूइड और एक है शियर थिनिंग फ्लूइड। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की एग्जांपल है दोनों। ये है विस्कोसिटी ग्राफ, विस्कोसिटी वर्सेस रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन ग्राफ। शियर थिकनिंग फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। शियर थिकनिंग फ्लूइड ऐसा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी क्या करती है?
इन देखो विस्कोसिटी बढ़ रही है, शेयर डिफॉर्मेशन इस तरफ बढ़ रही है, विस्कोसिटी इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यही हो रहा है कि आपकी शेयर रेट बढ़ाने से विस्कोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। शेयर रेट बढ़ रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रही है। और शेयर थिनिंग में क्या होता है, शेयर थिनिंग में फिनोमेना उल्टा होता है, विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है शेयर डिफॉर्मेशन से। ये इस तरह ग्राफ बन रहा है। तो सिंपल दोनों में फ़र्क ये है कि शेयर थिकनिंग फ्लूइड की विस्कोसिटी बढ़ती है विद शेयर स्ट्रेन, और शेयर थिनिंग फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होती है विद शेयर स्ट्रेन। एग्जांपल क्या है शेयर थिनिंग की, शेयर थिनिंग की एग्जांपल ये ब्लड, केचप, पेंट, ये सारे शेयर थिनिंग फ्लूइड है। और जो शेयर थिकनिंग है वो बेसिकली कॉर्न स्टार्च की सस्पेंशन होती है वाटर में। ये आप देख सकते हो नेट पे, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या मैं एक्सप्लेन करूँ। एक पेस्ट टाइप होता है, ठीक है, कॉर्न स्टार्च का सस्पेंशन वाटर में, वो शेयर थिकनिंग फ्लूइड। तो ज़्यादातर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो कौन से फ्लूइड है, शेयर थिनिंग है। शेयर थिनिंग का क्या मतलब है, जिनकी विस्कोसिटी कम होती है विद द रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन, या फिर मतलब जब शेयर रेट इंक्रीज करे जिनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो। यानी आपका जो ब्लड है, आप जो पेंट करते हो घर में, केचप, इसके अलावा जो भी एग्जांपल थी, ये सारे शेयर थिनिंग फ्लूइड हैं, शेयर थिकनिंग फ्लूइड नहीं। शेयर थिकनिंग फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है, जिसकी विस्कोसिटी बढ़ती है विद द रेट ऑफ शेयर शेयर थिकनिंग फ्लूइड। अच्छा, जो शेयर थिनिंग फ्लूइड है उनको सूडोप्लास्टिक भी कहते हैं, ये याद रखना। ये जो शेयर थिनिंग, ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड जो है इसको सूडोप्लास्टिक भी कहते हैं। सर शेयर थिनिंग में हनी भी आ जाएगा? शेयर थिनिंग में नहीं, सब कुछ शेयर थिकनिंग। और शेयर थिनिंग फ्लूइड का दूसरा नाम है डायलेटेंट्स। सर शेयर थिनिंग में कौन कौन से फ्लूइड आते हैं वो? शेयर थिनिंग में ही तो आता है ना केचप। शेयर थिनिंग में केचप, ब्लड, पेंट, ये सारे शेयर थिनिंग है। शेयर थिकनिंग में सस्पेंशन है कॉर्न स्टार्च। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च इन वाटर। कॉर्न स्टार्च होता है, उसको वाटर में, ठहरो मैं यहाँ पे अगर आपको नेट शो हो रहा हो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेट शो हो रहा है आपको, ये नजर आ रहा है? नो सर। नो नहीं आ रहा नजर? नहीं सर। नहीं एक सर, मिनट में नहीं शेयर कर। सर आप नेम बता दें, हम खुद ही सर्च कर लेंगे। ठीक है सर, हम खुद आप सर्च एक कर मिनट देंगे। आप दिखा देता हूँ थोड़ा सा ही। अब नजर आ रहा है? यस सर। सर ये तो दूध है सर। ये नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। ये कलर की वजह से मिल्क नहीं है, ये बेसिकली शेयर थिकनिंग फ्लूइड है। देखो कितना थिक है, ठीक है। तो ये बेसिकली सस्पेंशन है कॉर्न स्टार्च की वाटर में, ठीक है। कॉर्न स्टार्च और वाटर की सस्पेंशन, इसको कहते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड, ठीक है। बाकी जो एग्जांपल्स मैंने दी, केचप, ब्लड, पेंट, ये सारे सर जो ये है वो या वेस्ट पानी है? सर ये शेयर थिकनिंग है ना? ये शेयर थिकनिंग है, थिकनिंग, थिक सही है सर। तो बड़ा ठीक है। ये थी बेसिकली आपकी डिफरेंस नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन की। फिर न्यूटोनियन, जो नॉन न्यूटोनियन है उसमें फिर दो तरह के डिफरेंस बताए हैं, एक शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग। इन दोनों, ये दोनों किसकी टाइप है, ये नॉन न्यूटोनियन की, नॉन न्यूटोनियन। सर बीच में तो ये न्यूटोनियन लिखा हुआ है। ऐसा होता है, देखो नॉन न्यूटोनियन की जब मैंने फ्लूइड बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, मैंने ये बताया था कि इनकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज होती है विद रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब ये नहीं बताया था कि इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब बता दिया है कि जो चेंज हो रही है, अगर वो इंक्रीज होगी तो वो शेयर थिकनिंग है, अगर वो डिक्रीज होगी तो वो शेयर थिनिंग है। अब बताओ सर वो ये जो इसमें सर, इनके ग्राफ में दरमियान में न्यूटोनियन करनी लिखा हुआ है, थी। नॉन न्यूटोनियन नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? ये बीच में ग्राफ में जो मैं- बीच वाली लाइन है मैं इसमें बता रहा हूँ ना, मैंने बता दिया तो ग्राफ में लिखना जरूरी है। सर वो गलती हो जाती है ना, फिर समझने में बाद में जब खोलते हैं तो भूल जाते तो वो रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, तो वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आई रिपीट के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में दो टाइप्स हैं, शेयर थिकनिंग और शेयर थिनिंग। हैं। ठीक है सर जी। ग्राफ में ना उसने शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग को अलग लिया है। मैंने तो आपके लिए सिंपलीफाई कर दिया है कि ग्राफ में उसने बताया तीन तरह के फ्लूइड, न्यूटोनियन, शेयर थिकनिंग और शेयर थिनिंग। मैंने आपको सही। समझा दिया
दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन में फिर ये दो टाइप्स हैं, shear थिकनिंग और shear थिनिंग। अगर कम होगी विस्कोसिटी तो shear थिनिंग, अगर ज़्यादा होगी तो shear थिकनिंग। ठीक है सर। ठीक है, तो बेसिकली ये टाइप दोनों नॉन न्यूटोनियन की हैं। और सही एक और चीज़ मैंने आपको बताई, shear थिकनिंग का एक और नाम भी है, डायलेटेंट्स कहते हैं। shear थिकनिंग को डायलेटेंट्स भी कहते हैं और shear थिनिंग को सूडोप्लास्टिक भी कहते हैं। अब इसका ये करते हैं एग्जांपल। फाइंड द किनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन स्टोक्स। देखा मैंने बात की थी ना कि न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, स्टोक्स में बताओ, फलाम में बताओ। तो अब वो कह रहा है किनेमेटिक विस्कोसिटी निकालो, लेकिन किसमें निकालो? स्टोक में निकालो। whose specific gravity is 0.85 गिवन क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.85। और डायनेमिक विस्कोसिटी दूसरी चीज डायनामिक विस्कोसिटी गिवन है। डायनामिक विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू गिवन है म्यूस 0.015। ठीक है, तो आपने पॉइज में गिवन है। आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने इसको जो है कन्वर्ट करना है पॉइज को। मैंने आपको बताया था कि 1 पॉइज जो होता है वो इक्वल होता है 0.1 के 0.1 जो है पास्कल सेकंड 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। तो आपने 0.015 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो आपकी जो डायनामिक विस्कोसिटी है आपने उसको सबसे पहले कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा खैर, हमने फाइंड क्या करना था इसमें? हमने इसमें फाइंड करनी थी किनेमेटिक विस्कोसिटी। किनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है? म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी। म्यू क्या होता है? आपकी डायनामिक विस्कोसिटी जो कि गिवन है, ये निकाल लिया हमने। रह क्या की डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे निकालें? डेंसिटी निकालने का आसान सा तरीका है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फार्मूला है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैंने निकालना क्या है? मैंने यही डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है। तो S मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कर दूंगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस डेंसिटी ऑफ वाटर से, वो है 1000। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 850 kg पर मीटर। अब सिंपल किनेमेटिक विस्कोसिटी क्या थी? म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो म्यू की जगह वैल्यू पुट की और डेंसिटी क्या थी? 850, इससे डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आया मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। अब उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? स्टोक्स में कन्वर्ट करना है। स्टोक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 की पावर 1 स्टोक में 10 पावर -4 होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक हो गया। तो जब आपने इधर से इस साइड पे आना है मीटर स्क्वायर पर सेकंड से, तो ये 10 की पावर -4 पॉजिटिव हो जाएगा। कन्वर्जन है सिंपल, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सिंपल काम है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए कि कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो इस चीज को जो है ना आपने गौर से न्यूमेरिकल को देखना। ओके, मसला कोई न्यूमेरिकल नो सर। उसके बाद ये वही एक जो है ना स्पेस है, दो प्लेट्स हैं या दो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस हैं। ठीक है, एक ये इनके दरमियान स्पेसिंग है जो मैंने अभी समझाई थी। ठीक है, इसके दरमियान जो आपके पास मैंने कल बताया भी था, SAE से क्या बनता है? किससे सर? SAE 30 साउथ ऑटोमोटिव इंजन, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव सोसाइटी इंजन। ऑटोमोटिव इंजन सर, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव। हाँ, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजन। पेट्रोलियम कुछ होते हैं ना, कंपनीज वगैरह होती हैं, इस तरह इनका ये होगा, ट्रेडमार्क होगा SAE 30 मीन के ये टाइप होगी। 30-40 विस्कोसिटी के लिहाज से रखा होगा। ठीक है, SAE 30 कोई भी मतलब ऑयल है, बेसिकली ऑयल है। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस हैं इन दोनों के दरमियान जो ऑयल पड़ा हुआ है वो कौन सा ऑयल है? वो ऑयल है SAE 30। ठीक है, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे? एट 80 फ़ारेनहाइट। कितने पे? 80 फ़ारेनहाइट। वो कहते हैं व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग अ वेरी थिन, क्या हुआ? वो
कहता है यहाँ पे कोई थिन प्लेट है इस जगह पे, जहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ। इस प्लेट का एरिया है 4 फीट स्क्वायर। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, यस सर। आ रही है। यहाँ पे एक थिन प्लेट है, इन दो हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के दरमियान ऐसे ही 30 ऑयल पड़ा हुआ है, यानी वाटर की जगह यहाँ पे जो ऑयल है, और जो ये प्लेट है थिन प्लेट, इसका एरिया जो है वो 4 फुट स्क्वायर है। और इसका जो वेलोसिटी है, मतलब जो ट्रैक कर रही है वेलोसिटी, जो प्लेट है जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही है 20 फीट पर मिनट है। कितनी है? 20 फीट पर मिनट। वो कहते हैं इफ द प्लेट इज 0.33 इंचेस फ्रॉम वन सरफेस, टॉप सरफेस से प्लेट कितनी नीचे है? 0.33 इंच, और बॉटम सरफेस से प्लेट कितनी ऊपर है? 0.67 इंचेस। ठीक है, जो थिन प्लेट बीच में पड़ी हुई है ना, ये समझ आ गई सर जी। ये प्लेट जो है वो 4 फुट स्क्वायर उसका एरिया है, और ये प्लेट क्या है? मूव कर रही है। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसके अंदर एक थिन प्लेट मूव कर रही है। ऑब्वियसली ऑयल उसमें क्या, ऑयल की वजह से उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, फ्रीली नहीं मूव कर रही, उसको ड्रैग फोर्स का सामना करना पड़ा है, जिसको रोके रख, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसकी मूवमेंट। ऐसे हमें फोर्स फाइंड करनी है सर जी। लुब्रिकेट है इसमें, वो उसको ड्रैग फोर्स। तो जो प्लेट है वो टॉप सरफेस से 0.33 इंचेस नीचे है, और बॉटम सरफेस से 0.67 इंचेस नीचे है। अब मैंने कहा था जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लो करते हैं, तो एक लेयर इसकी ये नीचे होगी लिक्विड पार्टिकल की, जो ड्रैग फोर्स देखो ना, एक बॉटम सरफेस पे उसको ड्रैग फोर्स क्रिएट कर रही होगी लेयर, एक टॉप सरफेस पे ड्रैग फोर्स क्रिएट कर रही होगी। ड्रैग फोर्स जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही होगी। जैसे एरोप्लेन मूव करता है, उसके एक विंग के टॉप साइड पे भी एयर होती है, निचली साइड पे भी एयर होती है। तो वो बॉटम साइड पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, टॉप एयर का प्रेशर कम होता है। सिमिलरली इस प्लेट के बॉटम साइड पे भी फ्रिक्शन का जो लेयर होगी वो उसको रेजिस्ट कर रही होगी, और उसके टॉप साइड पे भी जो लेयर है वो उसको क्या कर रही है, फ्लूइड लेयर उसको रेजिस्ट कर रही है। समझ आई? यानी दो लेयर है, एक टॉप से 0.33 इंच है और बॉटम से दूसरी कितनी है? 0.67 इंचेस। समझ आई ये बात? यस सर। अब उसने कहा कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्रैग, फोर्स निकालनी है। अब देखो फोर्स एक नहीं निकलेगी, फोर्स दो निकलेंगी, एक इस लेयर की वजह से ये जो है टॉप पे टॉप 1, और एक इस ये बॉटम वाली लेयर की वजह से टॉप 2। यानी मैंने एक F1 निकालनी है और एक F2 निकालनी है, और एंड पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगी, जिसको टोटल ड्रैग फोर्स कहूंगा। अब मेरे पास फार्मूला अवेलेबल है। टॉर्क का फार्मूला क्या था? म्यू du/dy। ठीक है, ये फार्मूला अवेलेबल है। एक फार्मूला मेरे पास टॉर्क का शियर फोर्स का है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया। अब F निकालना है मैंने, तो टॉ उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो शियर फोर्स मल्टीप्लाई एरिया इज इक्वल टू दैट ड्रैग फोर्स। ये शियर स्ट्रेस है बेसिकली, ये टॉ इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये फोर्स आ जाएगी मेरे पास। तो यानी कि मैंने जो फार्मूला यूज करना है इसमें क्या यूज करना है? यही यूज करना है। ठीक है, F1 इज इक्वल टू टॉ 1 इंटू एरिया, और F2 इज इक्वल टू टॉ 2 इंटू एरिया। फार्मूला। अब टॉ 1 और टॉ 2 कैसे निकालें? टॉ 1 और टॉ 2 उसी फार्मूले से निकालो जो मैंने पीछे बताया, इस फार्मूले से, du/dy म्यू dy। ठीक है, टॉ 1 इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy, एंड टॉ 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू du डिवाइडेड बाय dy। फर्क क्या होगा? अच्छा, ये जो है ना विस्कोसिटी, यहाँ पे भी टेबल अवेलेबल नहीं है, पेपर में आपको टेबल अवेलेबल होगा, उसमें एक साइड पे टेम्परेचर होगा, यानी इस साइड पे टेम्परेचर होगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? विस्कोसिटी लिखी होगी। सही हो गया? यस सर। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना था? 80 फ़ारेनहाइट। 80
यस सर 80 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे 80 के सामने जो टेबल होगा उसके 80 के सामने जो भी विस्कोसिटी की वैल्यू होगी आपने वो लेनी है। सही है? ठीक है। तो ये टेबल सही बुक में है? अवेलेबल है? टेबल बुक में अवेलेबल है? यस सर। क्या चीज? टेबल बुक में है? टेबल यार आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना, अगर ना हुआ तो वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है सर जी। बुक में अवेलेबल है। ठीक है सर, मैं वही पूछ रहा था कि ठीक बुक है, में है या मैं नहीं वही है। बता रहा था यहाँ पे भी टेबल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर के अगेंस्ट ये वैल्यू विस्कोसिटी की उस टेबल से ली। तो म्यू की वैल्यू हमने टेबल से ली, टॉ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वो यहाँ से ये फोर्सेज आ जाएंगी, तो उससे पहले तो मुझे ये टॉ 1 और टॉ 2 पता ही नहीं है। टॉ 1 और टॉ 2 मैंने किससे निकाला? टॉ 1 और टॉ 2 मैंने ये म्यू इस वाले फार्मूले से निकाला। अब ये म्यू क्या था? 0.0063। डी यू की वैल्यू क्या थी? 20। डी यू क्या था? वेलोसिटी कितनी थी? 20। ये 20 फीट पर मिनट। अब देखो वेलोसिटी थी फीट पर मिनट, होनी किस में चाहिए? फीट पर सेकंड में। तो कन्वर्जन हुई है, 60 जो डिवाइड किया हुआ है वो मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया। ये जो 60 डिवाइड किया है ये कन्वर्जन है मिनट से सेकंड में। ठीक है सर, 1 मिनट में सिंपल 60 सेकंड। फार्मूला ये आना चाहिए था कि म्यू की जगह पुट किया 0.06 मल्टीप्लाई डी यू की जगह 20 डिवाइडेड बाय उसकी जगह 60, लेकिन 0.33। लेकिन ये जो 20 है ये फीट पर मिनट है, हमें चाहिए फीट पर सेकंड में। फीट पर सेकंड में या नीचे मिनट है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, इसलिए 60 से डिवाइड किया। और ये जो 0.33 को 12 से डिवाइड किया है ये गिवन है इंचेस में। ये डिस्टेंस कितना गिवन है? डी बाय क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप सरफेस, 0.3। उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम 0.33। यस सर। तो ये किस गिवन है? इंचेस में। तो यस सर, इंचेस में गिवन है तो इंचेस को कन्वर्ट करना है हमने फुट। फुट में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि सारा हमें जो 4 स्क्वायर फुट और ये सब कुछ फुट में गिवन है। 0.33 तो डिवाइडेड हमने बाय जब उसको इंचेस से फुट में जाना है तो डिवाइड करूंगा 12 से, मतलब उसको मल्टीप्लाई की तो हाँ ठीक है 0.33 डिवाइडेड बाय 12 ये वो हुआ है। ओके है जी। यस सर। यहाँ से टॉ 1 आ गया। टॉ 2 और टॉ 1 में फर्क क्या है? टॉ 1 में हमने जो डिस्टेंस लिया वो टॉप से लिया, टॉ 2 में बॉटम से लिया 0.67, क्योंकि टॉ 2 जो है वो बॉटम लेयर है और टॉ 1 जो है वो टॉप लेयर है। बाकी वहीं सिर्फ आपने फार्मूला यूज करना है और उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है और इसमें कोई साइंस नहीं है। ठीक है सर जी। आवाज आई है? यस सर। सर यस सर। यस सर। सर एक दफा ये टॉ आइडियल 1 ब्लैक और क्या टॉ होता 2 है? वाला मैं समझा बता दें। चुका हूँ, एक ऐसा फ्लूइड इन व्हिच देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी ऐसा फ्लूइड जिसकी सर आपकी आवाज बंद हो गई है। फार्मूला है जी टॉ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। यस सर। ठीक है, एक और फार्मूला है टॉ का फोर्स पर यूनिट एरिया। यस सर। मैंने क्या निकालना था? फोर्स निकालनी थी। यस तो सर। फोर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या हो गया? टॉ मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब यस क्योंकि सर। मैंने दो फोर्सेज निकालनी है, एक टॉप लेयर और एक उसकी बॉटम लेयर है जो ड्रैग कर रही है उसको रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। एक F1 निकालनी है तो यहाँ पे टॉप 1 हो जाएगा। एरिया चेंज नहीं होगा क्योंकि एरिया जो थिन प्लेट का वो सेम है, एरिया सेम है तो इसलिए एरिया लिखा। तो एक F1 निकालना है, F1 इज इक्वल टू टॉ 1 इंटू एक F2 निकालना है जो कि हो जाएगा टॉ 2 इंटू ए। अब टॉ 1 और टॉ 2 किधर से लेंगे? इस फार्मूले से। टॉ 1 के लिए यहाँ पे 1 आएगा
म्यू 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। और बाकी यस सर। ये dy वेलोसिटी सेम है, बाकी पैरामीटर सेम, ये विस्कोसिटी भी सेम है, तो ये म्यू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो टॉप 1 इज इक्वल टू म्यू डी यू डिवाइडेड बाय dy 1, क्योंकि y का जो टॉप लेयर है उसका डिस्टेंस और है, बॉटम लेयर का डिस्टेंस और है। तो हमने Yes, यहाँ पे sir. म्यू की जगह जो वैल्यू पुट की विस्कोसिटी की वो हमने टेबल से ली है, आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइड जो की जाएगी यहाँ पे वैल्यू पुट की। डी यू जो है वो गिवन है आपको क्वेश्चन में, D2 ये गिवन है 20 फीट पर मिनट, 20 फीट पर मिनट। अब क्योंकि वो मिनट में गिवन है, बाकी डेटा आपको सेकंड्स में है, फुट पर सेकंड, ये मिनट में है, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो Yes, ये sir. यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, ये मिलीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मिनट आएगा, ठीक है सर जी। ठीक है सर। ये नीचे मिनट लिखा हुआ है, ऊपर मिलीमीटर लिखा हुआ है। खैर 20 फीट पर मिनट है, 20 फीट पर मिनट को मैं कन्वर्ट करूंगा 20 फीट पर सेकंड में, 20 डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, क्योंकि पर मिनट था तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यस सर। उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई करवाया फार्मूले में, अगली चीज थी डी वाई के साथ डिवाइड किया, तो ये डिवाइड ही हुआ है, ये डिवाइड का साइन है बीच में, तो डिवाइडेड sir. बाय 0.33। डी वाई कितना था, ये 1 का डी वाई ये है यस सर। 0.33, तो यहाँ पे 0.33, क्योंकि ये इंचेस में गिवन था, मैंने इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया फुट में कन्वर्ट करने के लिए। टॉट 2 में क्या किया, टॉट 2 में सिर्फ जो डिस्टेंस है वो मैंने टॉट 2 वाला लिया जो कि 0.67 था। ठीक है सर, हो गया। ओके ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसकी कोई फ्रिक्शन ना हो, देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी कि जीरो विस्कोसिटी, सही है। यस सर। फॉर एग्जांपल वाटर को हम आइडियल फ्लूइड लेते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर बात करूं, सच ये लिखा भी हुआ है, देखो, सच अ फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, many fluid approximate frictionless flow at sufficient distance and so their behavior can often be conveniently analyzed by assuming an ideal flow। कहते हैं कि बेसिकली कैलकुलेशन जरा इजियर हो जाती है, कुछ फ्लूइड जो है फ्रिक्शन हर किसी में है, कुछ में इतनी माइन्यूट है कि वो कम है, जैसे वाटर है, फ्रिक्शन है उसमें भी, वाटर जो है, लेकिन उसमें उसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसको आइडियल फ्लूइड एज्यूम करते हैं। तो ऐसा फ्लूइड जिसकी कोई फ्रिक्शन ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं रियलिटी में, लेकिन हम जिनकी फ्रिक्शन लेस जो है बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली फ्रिक्शन लेस जो है, यानी अप्रॉक्सीमेटली जिनकी जीरो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होती है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो उनको हम कह सकते हैं जी आइडियल फ्लूइड। वरना रियलिटी में कोई भी फ्लूइड जो है वो आइडियल नहीं है, क्योंकि हर फ्लूइड को विस्कोसिटी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो अ फ्लूइड इन विच देयर इज नो फ्रिक्शन इट इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। दूसरा फ्लूइड है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड सिंपल वर्डिंग में क्या है, क्या फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी हो और जिसकी विस्कोसिटी जीरो ना हो, ठीक है, जिसमें विस्कोसिटी ना हो आइडियल फ्लूइड, और जिसमें विस्कोसिटी हो रियल फ्लूइड, और जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो ना हो। और सारे फ्लूइड जो हैं बेसिकली रियल फ्लूइड ही हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। आइडियल तो बस थ्योरेटिकली हम कहते हैं ना, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, रियलिटी में देखें, तो सारे फ्लूइड रियल फ्लूइड ही। ओके, यस सर। कोहेजन का उस दिन मैंने बताया था कि कोहेजन क्या होती है, कोहेजन होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सरफेस जो अट्रैक्शन होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल की के आपस के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होगी वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो क्या होगी, कोहेजन। और वाटर, और अगर मैं बात करूं दीवार ले लो, कोई वॉल ले लो, या कोई कंटेनर है, वाटर और उस कंटेनर के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, पानी, वो अक्सर जब आपके हाथ के साथ नहीं क्या नाम है, अक्सर पानी के कतरे हाथ धोते हो, कुछ पानी गिर जाता है, कुछ आपका हाथ वेट होता है, उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो एडेजन है। क्या आपके हाथ और आप वाटर के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो क्या है, एडहेजन। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है कोहेजन और एडेजन में। ये सरफेस टेंशन से पहले ये मैं बता देता हूँ, सरफेस टेंशन थोड़ा सा एक वो आप एक और दूसरा कह रहे थे ना, दीवार पे जो पानी फेंक देते हैं उस पे वो जो रह जाते हैं, वो आप उसका भी कुछ बता रहे थे, उसको क्या कहते हैं सर? नहीं, सरफेस एडेजन है वो। सरफेस टेंशन में बताता हूँ, सब्र करो।
अच्छा, एक होता है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज बेसिकली ये देखो, ये इट इज द फिनोमेना ऑफ राइजिंग वाटर इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर। यहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट हुई है, किसी भी वाटर, कोई रेजरवायर है या कुछ भी है, पानी क्या कर रहा है, क्या कह रहा है पानी, ऊपर जा रहा है सर, स्मॉल ट्यूब ऊपर में। जा रहा है। तो ये जो फिनोमेना है ना राइजिंग वाटर का, इसको कहते हैं कैपिलरी राइज। क्या कहते हैं? कैपिलरी राइज। कैपिलरी और राइज। एक चीज होती है कैपिलरी एक्शन, जो यहाँ मेंशन नहीं है। कैपिलरी एक्शन बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन अ नैरो स्पेस। देखो ये स्पेस क्या है, नैरो है ना ये वाली। यस सर। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन अ नैरो प्लेस इवन इन अ पोजीशन ऑफ ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी के होने के बावजूद ये क्या कर रहा है, इस नैरो स्पेस में अपवर्ड मूव कर रहा है पानी। अक्सर पाइप को क्या करते हो, टैंकी के अंदर एक उसका कॉर्नर जो है पाइप का वो रखते हो और ब्लो करते हो, मुंह से सक करते हो तो वो पानी आना शुरू हो जाता है। एट ए ग्रेटर Yes, हाइट sir. भी अक्सर होता है, अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर वाली हाइट पे भी पानी आना शुरू हो जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट शायद किसी ने किया हो, नहीं किया तो ये बता रहा हूँ। तो ये फिनोमेना जो होता है ये कैपिलरी एक्शन होता है। बेसिकली अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर क्या कर रहा होता है, अपवर्ड मूव कर रहा होता है एक नैरो स्पेस में। ठीक है, ये नैरो स्पेस है ना, वाटर क्या कर रहा है, वाटर की मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट है, और ये अपवर्ड मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना। यस तो सर। ये जो फिनोमेना है ना, इस फिनोमेना को हम कैपिलरी राइज कहते हैं। और ये जो बेसिकली ये एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो है, यानी जो इस लिक्विड की इसकी एबिलिटी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये चीज समझ आ गई? यस सर। आगे है कोहेजन। अब स्लाइड ठीक है? यस सर। सर हाँ यस ठीक सर। है। अच्छा, सर नेक्स्ट जो है वो है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन बेसिकली इट इज, जो डेफिनेशन है समझाता हूँ पहले। डेफिनेशन इसकी क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड व्हिच इनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। यानी जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको रेजिस्ट, लिक्विड की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। अब बेसिकली surface tension it is the tendency of liquid surface to shrink into minimum surface area। जो लिक्विड की सरफेस होती है ना, टॉप सरफेस, वो श्रिंक कर जाती है, उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है। और सरफेस टेंशन अलाउज इंसेक्ट्स टू फ्लोट एंड स्लाइड ऑन वाटर। जैसे ये देखो, ये सामने इंसेक्ट है, ये क्या है, वाटर के ऊपर ये खड़ा हुआ है, ठीक है, पानी के ऊपर खड़ा हुआ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। होता क्या है वो मैं समझाता सर हूँ। ये क्यों नहीं डूबते यार? तो सर करो ना यार, ऐसा यूनिट क्या है सरफेस टेंशन की, न्यूटन पर मीटर। याद रखना, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड लेंथ इज मीटर। So the unit of surface tension is Newton per meter. याद रखना, force per unit length is surface tension. Its unit is Newton per meter, and it is the property of liquid to resist tensile stress. Example the insects. ये देखो insects जो हैं, वो just they float and slide on a water surface just because of surface tension. क्या है phenomena क्या है? पहली बात है कि जो टॉप सरफेस होती है ना लिक्विड की, वो it basically act as the stretched elastic membrane। सरफेस टेंशन की वजह से जो टॉप सरफेस है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। और जो कौन सी फोर्सेस रिस्पांसिबल होती हैं सरफेस टेंशन के लिए, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। द फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो रिस्पांसिबल है। अब ये एक डायग्राम नजर आ रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। जी सर आ रही है ना सर? अब आ रही? जी सर आ रही है, आ रही। अब देखो अंडर द दो सरफेस हैं, ये पानी की टॉप सरफेस है, ये वाली, ये पानी के अंदर मॉलिक्यूल हैं। अब ये वाटर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैंने बताया था, मॉलिक्यूल्स दे आर फार अपार्ट। अगर ये बिल्कुल ही कोहेजन हो, बिल्कुल जुड़े हों, स्ट्रांगली पैक्ड हो, कंपैक्टिंग फैक्टर हाई हो, तो वो किस केस में होता है, सॉलिड के केस में। किस में होता है? सॉलिड के। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल जो है वो टॉप पे, एक लेयर की तरह बिल्कुल टॉप पे, बाकी लेयर्स क्या है टॉप के नीचे। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो पुल है,
ये सिंबल होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, वो यहाँ पे क्या है, इन ऑल डायरेक्शन है। देखो ना यहाँ पे इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इधर 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 इधर, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पुल है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हर डायरेक्शन में कर रहे हैं। नजर आ रहा है? इसको भी कर रहा है, यस सर, अट्रैक्ट हो, इसको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे में ये अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, पुल अप्लाई कर रहे हैं, अट्रैक्टिव पुल अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सरफेस में देखो, सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फिगर सही नहीं बनती। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ सरफेस का, यहाँ जो पार्टिकल है ना, एक यहाँ पे पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल। अब जो सरफेस का पार्टिकल है ये वाला, ये यानी सर ये सिर्फ ऊपर मूव हो रहे हैं। इधर अप्लाई कर रहा है, इधर अप्लाई कर रहा है, इधर अप्लाई कर रहा है, लेकिन ऊपर एयर है, ऊपर उसको कोई मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा। ऐसे ही है। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, हर साइड पे अट्रैक्शन। सर एक बात पूछो सर, लेकिन इनके नीचे, इन मॉलिक्यूल्स के नीचे तो और मॉलिक्यूल है, वो क्यों अट्रैक्ट नहीं करते? इनको सब कर रहे हैं एक दूसरे पे, हर कोई एक दूसरे पे अट्रैक्शन पुल अप्लाई कर रहा है। yes. हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे हर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। लेकिन सरफेस वाला जो पार्टिकल है, ये वाला, इसको ऊपर एयर है, ये पार्टिकल बेचारे ये सबसे ऊपर। वो कह रहा है नीचे तो अट्रैक्शन जो है मिल रही है इनको, नीचे पुल अप्लाई हो रहा है और ये भी पुल कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन टॉप सरफेस पे कोई पार्टिकल नहीं है। तो जो नेट पुल होगी ना, जो नेट फोर्स होगी, वो लेटरल और डाउनवर्ड होगी। लेटरल मीन ऐसे साइडवेज होगी और नीचे की तरफ होगी, ऊपर की तरफ नहीं होगी। बात समझ रहे हो कि जो फोर्स है ये तो लेटरल डायरेक्शन में होगी जो यहाँ पे बनी हुई है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ नहीं होगी। इसकी वजह से होगा क्या, जो मॉलिक्यूल है बेसिकली एक तो लेटरल उसमें फोर्स अप्लाई हो रही होगी और एक उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो होगा ये कि ये जो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये आपस में क्लोज हो जाएंगे इस फिनोमेना की वजह से, एज कंपेयर टू नीचे। नीचे क्या हो रहा था, ये लेटरल वाले ज्यादा, नीचे मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे। ऊपर क्या हुआ, ऊपर क्योंकि उनको लेटरल अट्रैक्शन मिल रही है, टॉप की तरफ से कोई मिल नहीं रही, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो आपस में कंपैक्टेड फॉर्म में आ जाएंगे, उनकी स्पेसिस कम हो जाएगी। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड इसलिए सॉलिड है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल साथ साथ जुड़े होते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे नीचे लेयर में, तो ये ऊपर वाली लेयर जो है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करेगी। तो इसके ऊपर जब कोई भी इंसेक्ट बैठेगा तो वो एज अ रिजिड इलास्टिक मेम्ब्रेन, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है ना, इंसेक्ट जो है वो इसके ऊपर टॉप सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो ज्यादा ये नहीं होता है अट्रैक्शन, बेसिकली लेटरल अट्रैक्शन ज्यादा होती है टॉप सरफेस पे, जिसकी वजह से होता क्या है, मॉलिक्यूल्स की जो क्या कह सकते हो, टाइटली मॉलिक्यूल्स जो है वो दे पैक टाइटली टुगेदर, ठीक है, एट द सरफेस, एंड इट बेसिकली दे फॉर्म अ स्किन, एक सॉर्ट ऑफ स्किन बना लेते हैं, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, as compared to the molecules at the bottom of that tank or at that reservoir। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स का, जो डिस्टेंस होता है वो लेस होता है as compared to the molecules below। समझ आई बात? कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी वो क्लोज हो जाते हैं as compared to molecules below। ये मॉलिक्यूल्स दूर हैं, ये वाले क्लोज हो जाएंगे यूं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक सॉर्ट ऑफ स्किन बना लेंगे, वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं या जो क्या कहते हैं फ्लोट करते हैं या स्लाइड करते हैं वाटर सरफेस पे। ये बेसिकली सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है। सिंपल वर्डिंग में, जो मॉलिक्यूल्स टॉप पे होते हैं उनमें नेट जो फोर्स होती है वो या डाउनवर्ड होती है या लेटरल होती है, एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स बिलो।
नीचे क्या होता है, नीचे हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हो रही हो तो नीचे तो इफेक्ट बैलेंस हो जाता है कि हर डायरेक्शन में हो रही है तो वो तो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या होता है, ऊपर इफेक्ट कैंसिल नहीं होता। ऊपर क्योंकि अपवर्ड से उसको कोई फोर्स मिल नहीं रही होती, अपवर्ड मीडियम एयर है, तो फोर्स उसको जो मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बॉटम पे होती है या साइडवेज होती है। तो जो लेटरल फोर्स जब डोमिनेट करती है तो एक सॉर्ट ऑफ स्किन बनती है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन स्ट्रेच बनती है, तो जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लोट कर सकते हैं या स्लाइड कर सकते हैं। सही हो गया सर। समझ आइए, ये किसी और को कोई मसला है इसमें? नो नो सर। सर कोई ये आप ये कन्वर्जन है, ये आपने देख लेनी है। देखो ये न्यूमेरिकल यूज करते हुए आपकी आसानी के लिए, अगर मिलीमीटर से इंचेस में जाना हो तो मल्टीप्लाई इस फैक्टर से करोगे, ठीक है। सेंटीमीटर से इंचेस में जाना हो तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से इंचेस में जाना हो तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से फुट में जाना हो तो 3.281 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से यार्ड में जाना हो, किलोमीटर से माइल्स में जाना हो, किलोमीटर से फुट में जाना हो, लीटर से गैलन में जाना हो, ठीक है। सिमिलरली बार से पाउंड स्क्वायर इंच में जाना हो, केजी से, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये लिख ले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेसिक्स सारी याद करनी, लाइक ये लीटर से गैलन में कैसे जाना है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है केजी से पाउंड में कैसे जाना है, उसका जो इम्पोर्टेंट है वो है लीटर से फुट क्यूब में कैसे जाना है, और इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है ये इंची से मिलीमीटर में कैसे जाना है, इसके अलावा माइल से किलोमीटर में कैसे जाना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। वैसे भी एक एज एन इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए कन्वर्जन, ओके ये मेन ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर है को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपके ये आप ना एक काम करो, अच्छी चीज़ है, प्रिंट करवा के ना अपने किसी डोर वगैरह पे या कमरे में लगा लो, वैसे ही आते जाते देखा करो, ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना अपने रूम में या अपने किसी टेबल पे या कोई अगर है चीज़ें लिख के रख लिया करो और उसको डेली लाइफ में देखा करो। ये जो चीज़ है ये आप अपने या डोर वगैरह पे इसको लगा लो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी। तो ये था जी आपका लेक्चर, ये बेसिकली जो चैप्टर 1 कह लो इसको, आपकी बेसिक्स और जो इंट्रो था वो खत्म हो गया। पहले मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दो, फिर मैं बात।